जय हिंद सभी जवानों को। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का, आप सबके अपने YouTube चैनल डिफेंस गुरुजी पे। तो बच्चों, एक बार फिर से वो जो युद्ध की तैयारी होती है उसकी तैयारी स्टार्ट होने वाली है आप सबों के साथ एयरफोर्स इनटेक 2 2024। तो बच्चों, फिर से आप सभी तैयार हो जाओ जिनका पिछले बार नहीं हुआ था, जिनका सपना है कि एयरफोर्स में जाए और किसी कारण वजह से आप नहीं क्लियर कर पाए थे। तो एक बार फिर से आप सभी के सामने डिफेंस गुरुजी लेकर आ रहा है शानदार तैयारी का मौका, ताकि आप अपना ड्रीम पूरा कर सको, अपने घर वालों का ड्रीम पूरा कर सको। तो बच्चों, आप फिर से तैयार हो जाओ एयरफोर्स इनटेक 2 की तैयारी के लिए। जिनका रिजल्ट रुका था इस बार फिर से अच्छे से करना ताकि हो जाए। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ था पिछले बार, और जो कि हमारे सामने अभी फेज 2 के बैच में हमसे मिल रहे हैं और सभी कह रहे हैं हाँ सर, हमने आपसे पढ़ा था, बहुत मजा आया था, हमारा अच्छे से क्लियर हुआ और अब हम तैयार हैं वर्दी के लिए, सर्दी में वर्दी के लिए तैयार हैं। तो बच्चों, अब आप लोग भी तैयार हो जाओ सर्दी में वर्दी के लिए। और अगले जो आपके पेपर आने वाले हैं उसके लिए क्या क्या स्ट्रेटेजी है, क्या सिलेबस होने वाला है, इन पे चर्चा करेंगे आज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात अगर करें तो हमारे टेक्निकल मैथ की बात कर रहा हूं मैं, टेक्निकल मैथ यानी एक्स ग्रुप की बात कर रहा हूं बच्चों, जिसमें आप सभी को पता है कि भाई साहब हमारा सिलेबस क्या होता है, 11th और 12th का मैथ होता है, जिसमें हमने देखा है कि लगभग अभी तक जितने बार भी देखा गया है तो यही रहा कि एक क्वेश्चन हर एक चैप्टर से एक क्वेश्चन देखने को मिला है। वैसे तो मैं आपको बता दूं तो ये जो सेट रिलेशन फंक्शन है इसको एक तरीके से एक टॉपिक माना जाता है। हाँ भाई, ये एक के अंदर आता है सेट रिलेशन एंड फंक्शन, लेकिन इसको पढ़ा कैसे जाता है तो भाई साहब सेट को अलग पढ़ा जाता है, रिलेशन फंक्शन को अलग पढ़ा जाता है। रिलेशन फंक्शन अपने आप में बहुत ही बड़ा सागर है, ये छोटा चैप्टर नहीं है, बहुत बड़ा चैप्टर है, लेकिन इन दोनों को लगभग एक माना जाता है। कि कई बार देखा जाता है कि इससे भी क्वेश्चन आ गया, इससे भी क्वेश्चन आया, लेकिन कई बार ये भी होता है कि इन दोनों को मिलाकर सिर्फ एक क्वेश्चन ही बनता है। तो बच्चों, आप सभी को पता है सिलेबस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया इनको, क्योंकि बच्चों गारंटी है 100% है कि भाई एक क्वेश्चन तो इनसे आना ही है, और ये ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिससे आप कभी वंचित नहीं रहे हो सॉल्व करने से। ये गारंटी है, ये आपसे सॉल्व हो जाएगा, तो इसमें ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती। थोड़ा पढ़ो आगे बढ़ो, बात खत्म है। तो थोड़ा पढ़ने से आगे बढ़ने से काम होगा। और बच्चों, ये तो आपको पता ही है, कितना भी पढ़ लो कितना भी पढ़ लो, लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं किया है क्वेश्चन का तो फिर एग्जाम में कोई फायदा नहीं, कोई फायदा नहीं भैया। तैयारी कैसे, तैयारी का तो आपको जो मॉक टेस्ट की जो तैयारी होती है, मॉक टेस्ट करवाने की जो जिम्मेदारी होगी वो हमारी होगी कि आपकी तैयारी अच्छे से करवाई जाए, मॉक आपके सामने लाया जाए, 25 क्वेश्चन रोज, टॉप 25 क्वेश्चन लाया जाए, ताकि आप आसानी से सॉल्व करो और आपको लग जाए कि हाँ भाई एग्जाम में क्या आने वाला, एग्जाम के तरीके से ही वो क्वेश्चन होगा। ये नहीं कि हाँ भाई सब कुछ पढ़ लिया है लेकिन वो एयरफोर्स के लिए तो पढ़ा ही नहीं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो फायदा किसका है कि भैया एग्जाम में जो आने वाला है वो पढ़ रहे हैं या नहीं। इसीलिए टॉप 25 क्वेश्चन जो होगा वो आपके एग्जाम के बेस पे होगा। अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, ट्रिग्नोमेट्री। आप सभी को पता है बच्चों कि ट्रिग्नोमेट्री, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री दोनों से क्वेश्चन बनते हैं। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है, लगभग हर बार क्वेश्चन देखा गया है। इन दोनों में तो फिर भी है कि एक बार सेट से आया, एक बार रिलेशन फंक्शन से आया, लेकिन इनवर्स और ट्रिग्नोमेट्री इन दोनों से हर बार एक क्वेश्चन आना फिक्स है। तो बच्चों, ये जो ट्रिग्नोमेट्री है आप सभी को पता है कि इसमें ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आते कि हाँ भाई प्रूव करो, प्रूव करने तो क्वेश्चन आता ही नहीं है, आपको तो एमसीक्यू दिया जाता है ना भाई। तो अगर एमसीक्यू है तो जाहिर सी बात है एमसीक्यू सॉल्व जल्दी होने के लिए होगा कि हाँ भाई जल्दी सॉल्व हो जाएगा, बहुत ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं आना। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री में जो है आप सभी को मैंने बताया था, पिछले बार जो भी बच्चे नए आएंगे उनके लिए बता देता हूं फिर से कि बच्चों आपको जो भी ये हाफ डिग्री वाले से 22.5 डिग्री, 37 डिग्री, उसके बाद आपका 75 डिग्री, इन सब वैल्यू को बहुत ज्यादा याद करना है क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन जरूर से जरूर बन जाता है। तो बच्चों, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें तो ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहा है पिछले कई सालों से, और अब भी काफी इंपॉर्टेंट इसको माना जाता है। अब अगर बात करें बच्चों, सारे 11th के टॉपिक आपको दिख रहे हैं फिलहाल अभी, फिर मैं 12th की टॉपिक लाऊंगा। अगर बात करें 11th के टॉपिक में तो आपको कॉम्प्लेक्स नंबर देखने को मिला है जिसमें ज्यादा लेंथी नहीं आया क्वेश्चन। इसमें आपको क्या क्या मिला है, एक तो आपको मिला है बच्चों आर्ग्यूमेंट वाला क्वेश्चन कि भाई इसका आर्ग्यूमेंट क्या होगा, या फिर मॉडुलस वाला क्वेश्चन। आप सभी को पता है कि हाँ भाई किसी भी आपको पता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, कि सर कॉम्प्लेक्स नंबर होता है z इक्वल टू a प्लस आयोटा b, और मॉडुलस क्या होता है कि a प्लस आयोटा b का मॉडुलस क्या होता है रूट अंडर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाँ भाई दे रखा है कि कोई भी हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर a प्लस आयोटा b है, कोई b प्लस आयोटा a है, तो इसका भाई मतलब a प्लस आयोटा b बाई b प्लस आयोटा a का मॉडुलस क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन पूछे गए हैं, बहुत सारे आसान आसान क्वेश्चन है। तो इनसे भी आप जो है आसानी से क्रैक करने वाले जो टॉपिक ये सारे हैं, इससे आप आसानी से क्रैक कर सकते हो, क्योंकि जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो
ठीक तरीके से नहीं पढ़ रखे होते हैं, उनसे बहुत सारी चीजें उनको नहीं पता है। तो ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको पास करवाएंगे बच्चों, इस चीज का ध्यान रखना कि इनसे भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। अब अगर बात करें क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने 10th में पढ़ा था और 11th में ज्यादा कुछ है नहीं। सिंपल सा क्या है कि इसमें एक नया चीज ऐड होता है। वो क्या ऐड होता है कि हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर इसमें यूज करते हैं। और मैंने आपको एक बात बताओ कि आप लोगों ने पहले पढ़ रखा होगा कि सर हमारा जो रूट होता है वो क्या होता है। सर अगर रूट हमारा जो है रूट अंडर डी की बात कर रहे हैं, डी की बात कर रहे हैं, डिस्क्रिमिनेंट की बात, कि अगर हमारा डी हमारा निगेटिव आएगा तो रूट क्या हो जाएगा, माइनस का। रूट के अंदर माइनस, और माइनस क्या होता है, इमेजनरी होता है। तो उसी की बात कर रहे हैं कि इसमें सर रूट तो आता है, लेकिन रूट जो आएगा वो अगर नेगेटिव, रूट डी जो हमारा वो नेगेटिव आ गया तो इमेजनरी नंबर आएगा। वही इमेजनरी नंबर जो है कॉम्प्लेक्स नंबर का इसमें यूज हुआ है और ज्यादा कुछ है नहीं। चलिए, तो इससे भी जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। कई बार इन दोनों से मिलाकर एक क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो इसको अलग अलग नहीं मान सकते हैं, मान सकते हैं कि इन दोनों से मिलाकर एक क्वेश्चन आएंगे। अब बात करें परमुटेशन कॉम्बिनेशन से, तो बच्चों इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि 100% क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इससे कई बार नहीं भी आता है, लेकिन एक बार क्वेश्चन देखने को मिलता है जिसमें अरेंजमेंट की बातें करते हैं, हम कॉम्बिनेशन की बातें करते हैं, किस तरह से अरेंज कर सकते हैं चीजों को। उसकी ज्यादा लेंथी नहीं आता क्वेश्चन, इसमें आसान आसान क्वेश्चन आते हैं और कई बार नहीं भी आते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या, बाइनोमियल थ्योरम। बच्चों बाइनोमियल थ्योरम की बात करें तो इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स और कुछ 2-3 टॉपिक हैं कि मिडिल टर्म क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो और इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है, लगभग हर बार देखने को मिला है। तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। अब बात करें अगर सीक्वेंस एंड सीरीज की, तो भैया एपी जीपी की बात कर रहे हैं, एपी जीपी की बात कर रहे हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं, हार्मोनिक प्रोग्रेशन की बात कर रहे हैं। जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो बच्चों अरिथमेटिक मीन इंपॉर्टेंट है, ज्योमेट्रिक मीन इंपॉर्टेंट है, हार्मोनिक मीन इंपॉर्टेंट है, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है। ये क्वेश्चन जो है अधिकतर क्वेश्चन इन पे सॉल्व हो जाता है। तो बच्चों इन पे भी ज्यादा ध्यान देना है ताकि आप जो है मॉक लगाओ तो आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात करें स्ट्रेट लाइन एंड फैमिली ऑफ लाइंस, तो बच्चों ये एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इसका नॉलेज नहीं है ना, तो आप 12th का जो टॉपिक है आपका 3D, वहां पे कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, कहीं ना कहीं दिक्कत होगा बच्चों। तो इसीलिए उनको इंपॉर्टेंट माना गया है, जिसमें आपको कई तरीके के क्वेश्चन आते हैं कि किस तरीके का लाइन होगा तो क्या होगा, अगर आपके पास इंटरसेप्ट दे रखा है तो क्या होगा, स्लोप दे रखा है तो क्या होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन का बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस करने हैं, खासकर जो स्लोप वगैरह का क्वेश्चन होता है, इंटरसेप्ट का होता है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है एयरफोर्स के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या हमारे पास, सर्कल्स एंड फैमिली ऑफ सर्कल। बच्चों सर्कल में भी ज्यादा डीपली नहीं जाना, सर्कल में भी हमें इक्वेशन सबसे ज्यादा जरूरी है। क्या कि सर्कल का इक्वेशन याद हो हमारे पास कि x माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर होता है। इसमें r क्या है, h क्या है, k क्या है, इन सबको अच्छे से आपको बारीकी से पढ़ना है, ये भूले ना कभी। अगर आपको वो याद है तो बच्चों कई बार पॉइंट पूछता है कि बताओ ये पॉइंट कहां पर है, सर्कल के अंदर है, सर्कल के ऊपर है, सर्कल के बाहर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जो सर्कल में आपको पढ़ना है और इससे आपके जो है लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे एयरफोर्स में। चलिए आगे देखते हैं कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट। बच्चों इससे भी जो है एक आधे क्वेश्चन देखने को मिले हैं, वैसे तो नहीं भी मिलते लेकिन कई बार देखने को मिले हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना गया है। एक क्वेश्चन आ गया तो वरना नहीं भी आता है। चलिए अब बात करें स्टैटिक्स की, तो स्टैटिक्स में बच्चों आपको बता दूं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात करेंगे। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है इसमें, स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस की बात करेंगे और थोड़ा बहुत मीन डेविएशन की बात करते हैं। लेकिन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट वो क्या है भैया, स्टैंडर्ड डेविएशन और हमारा वेरिएंस जो होता है वो क्या होता है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है इसको। तो बच्चों इससे भी एक क्वेश्चन देखने को मिला है। अब बात करें कोनिक सेक्शन के, तो भैया कोनिक सेक्शन में आपको पता है कि हमें क्या क्या पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, हाइपरबोला पढ़ना है और हमारे पास इलिप्स पढ़ना है। तो इन तीनों टॉपिक में से एक टॉपिक आना है। अब इनमें भी आपको जो है जो पॉइंट की बात किया था मैंने सर्कल में कि हाँ पॉइंट कहां एग्जिस्ट करता है, इसमें वो पॉइंट की बात करते हैं कि कहां एग्जिस्ट करता है। कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए होता है कि ये कौन सा, कोई एक इक्वेशन दे दिया और पूछा जाएगा कि बताओ भाई ये कौन सा इक्वेशन है, सर्कल का इक्वेशन है या हमारे इलिप्स का इक्वेशन है या फिर पैराबोला का या हाइपरबोला का इक्वेशन है। और कई बार आपसे फोकी के बारे में बात करते हैं, यानी कि फोकस के बारे में बात करते हैं, और या फिर हमारे सेंटर के बारे में, वर्टेक्स के बारे में, इन चीजों के बारे में बात करते हैं। जो एक सिंपल एक चार्ट है उसको देखो, अगर वो याद रह गया तो आपसे आसानी से ये जो कोनिक सेक्शन में क्वेश्चन आएंगे वो सॉल्व हो जाएंगे। चलिए आगे बात करते हैं। लिमिट की बात करें तो बच्चों लिमिट एक ऐसा टॉपिक है, अगर ये समझ में आ गया तो भी आप कॉन्टिन्यूटी समझ पाओगे। और कॉन्टिन्यूटी जो है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो डेरिवेटिव में यूज होता है।
डेरिवेटिव वाले एक्सरसाइज में है, आपको चैप्टर में है कंटिन्यूटी, तो बच्चों उसके लिए जरूरी है लिमिट को समझना। तो लिमिट में भी जो है आपको बहुत सा कमांड होना चाहिए ताकि आप आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सको। और जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको माना गया इसमें कि आपको जो अगर ये आता है ना एल हॉस्पिटल रूल, तो बच्चों आप समझ लो कि आपको जो है लगभग क्वेश्चन सॉल्व होने लग जाएंगे, क्योंकि कई सारे फॉर्म, अधिकतर क्वेश्चन ये पूछे जाते हैं कि भाई हमारा इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी फॉर्म में तो नहीं आ गया या जीरो बाय जीरो फॉर्म में तो नहीं आ गया। अगर इनका यूज हो गया है तो आपको एल हॉस्पिटल रूल आसानी से लग जाएगा। और अगर ये हो गया तो बच्चों तो अब 1 मिनट का काम लगता है, 1 मिनट आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे फटाफट से। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं प्रोबेबिलिटी की। तो बच्चों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इससे एक क्वेश्चन हमेशा देखने को मिला, हमेशा देखने को मिला बच्चों। और ज्यादा क्या मिला है, तो बेस थ्योरम, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे और टोटल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। इन 3 टॉपिक को ज्यादा इसमें कवर किया गया है और एक क्वेश्चन लगभग हर बार देखने को मिला है, तो इस पर भी ध्यान रखना है। अब बात करें तो हमारे 12th का टॉपिक, अब मैंने बताया था कि रिलेशन फंक्शन छोटा नहीं है, तो देख लीजिए आप कि ये पहले 11th में भी था और 12th में भी है। तो और आपसे पूछा क्या जाएगा, तो भाई साहब 11 12 का वही आपको मैंने बताया था सेट रिलेशन फंक्शन, ये तीनों यानी कि 11 12 दोनों मिलाकर ही एक क्वेश्चन आएगा। और आपको पता है कि 11 12 में ज्यादा तो नहीं है, बस ये जरूर पूछा गया है कि भाई ये ट्रांजिटिव है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक, ये पूछा गया है। और यही आपको देखने को मिलेगा कि उन सबको मिलाकर एक हमारा क्वेश्चन बनेगा। अब अगर बात करें आईटीएफ की, तो भैया आईटीएफ से भी एक क्वेश्चन मिल जाते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन से। मैंने पहले बताया था कि एक ट्रिग्नोमेट्री से और एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से भी क्वेश्चन आते हैं, दोनों से ही आते हैं एक एक, बहुत इंपॉर्टेंट माना गया है। और इसमें तो ज्यादा कुछ है नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ डोमेन याद रखना है, रेंज याद रखना है, उसके बाद क्वेश्चन लगभग सॉल्व होने लग जाएंगे, कुछ ज्यादा जानने की जरूरत है नहीं। चलिए अब अगर बात करें हम मैट्रिसेस की, तो बच्चों वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक माना गया है इसको मैथ में, इससे ज्यादा आसान तो कुछ भी नहीं है। और खासकर मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट की बात करें तो इनका प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा याद रखना है, क्योंकि इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन आते हैं कई बार कि भाई इसका बताओ कि प्रॉपर्टी ऐसा है तो ये क्या होगा। कहने का मतलब कुछ भी आपको पूछ देगा कि हाँ भाई m क्रॉस n है, ज्यादा थ्योरेटिकल क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करने के लिए नहीं मिलता। ऐसा नहीं इक्वल प्रूव करना है, क्या इक्वल प्रूव करो, ये प्रूव करो कि इक्वल टू a क्यूब है b क्यूब, ऐसा जल्दी क्वेश्चन नहीं आते। मैट्रिक्स डिटरमिनेंट में अधिकतर प्रॉपर्टी पे आते हैं, तो प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए अच्छे से, इस चीज का ध्यान रखना। एक क्वेश्चन यहां से बनते हैं, वही जो मैंने बताया डिटरमिनेंट, इसकी प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा जरूरी है, तो कभी इसको छोड़कर मत जाना, इसकी प्रॉपर्टी से आपका जो है सारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। अब अगर बात करें हम कंटिन्यूटी की, तो मैंने बताया था अभी जस्ट कि अगर आपको लिमिट आता है तो कंटिन्यूटी में कोई भी दिक्कत नहीं आने वाला, तो लिमिट को जोड़ पढ़ना ताकि कंटिन्यूटी जो है वो आपका अच्छे से हो जाए। और वो लिमिट कंटिन्यूटी मिलाकर लगभग एक क्वेश्चन है और कुछ भी नहीं है। अब अगर बात करें हम बच्चों डिफरेंशिएशन की, तो लो भैया फिर से एक इंपॉर्टेंट टॉपिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन। आप सभी को पता है कि 11 12 में बच्चे परेशान रहते हैं इनके फॉर्मूले रट रट के, तो इसमें भी ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है। अधिकतर जो है आपको आपके कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन होंगे कि हाँ भाई डिफरेंशिएशन करने हैं, तो आपको जो थोड़ा बहुत फॉर्मूला यूज होगा वो किसका, तो ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला यूज होता है। इस चीज का ध्यान रखना कि आपको डिफरेंशिएशन में, इंटीग्रेशन में ट्रिग्नोमेट्री का जो फॉर्मूला है उसका बहुत ज्यादा यूज है, तो ये कभी भी आपसे ना रह जाए, इसको तो जरूर से जरूर याद करना है। इनका बहुत ज्यादा यूज है, बहुत ही ज्यादा यूज है, कई बार सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है वैल्यू ट्रिग्नोमेट्री वैल्यू में, तो भैया इस चीज का ध्यान रखना कि ट्रिग्नोमेट्री फॉर्मूला जरूर जरूर याद रहे ताकि हमारा डिफरेंशिएशन जो है वो ना छूटे। साथ साथ इंटीग्रेशन की बात करें, यहां से भी एक क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बच्चों जो भी डिफरेंशिएशन आपने पढ़ा है उसका क्या एप्लीकेशन से क्या यूज है उसके बारे में बात करते हैं इसमें, कि आपको पता है कि भाई साहब हमें मैक्सिमम मिनिमम फाइंड आउट करना हो या अप्रोक्सीमेशन फाइंड आउट करना हो या हमारा स्लोप फाइंड आउट करना हो, इस सभी के लिए एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव यूज होता है। ठीक है, तो अगर यूज होता है भैया तो इसका मतलब क्या है कि इसका भी जो है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ योगदान है आपके पेपर में। एक क्वेश्चन यहां से भी मान लो आप लगभग फिक्स रहता है। और बात करें अगर हम इंटीग्रल की, तो इंटीग्रल को हमें पता है दो भाग में बांटा गया है, एक तो इनडेफिनिट और एक डेफिनिट। तो बच्चों इनडेफिनिट से तो मान लो कि अगर एक क्वेश्चन आ गया तो कई बार डेफिनिट से नहीं भी आएगा, लेकिन डेफिनिट से नहीं आया तो डेफिनिट का यूज है कहां पर, कि इस इंटीग्रल का एप्लीकेशन में, और इसी का यूज है डिफरेंट का ही यूज है किसमें, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल में। तो बच्चों ये 4-5 टॉपिक ऐसा है, डिफरेंशिएशन, एओडी, इंटीग्रल, डिफरेंट इंटीग्रल और उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, जिससे कि हमारा 3 एक क्वेश्चन बन जाते हैं, 3 से 4 क्वेश्चन यहां से भी बनते हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट माना गया है। अब अगर बात करें बच्चों कि ये मैंने आपको बताया था कि एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल से हमारे जो है एक क्वेश्चन देखने को मिलता है।
जिसमें हमारा एरिया अंडर कर्व होता है, और जहां मैंने बताया कि अभी जस्ट कि डेफिनेट इंटीग्रल का यूज होता है। एरिया अंडर कर्व में किसका यूज होता है? डेफिनेट इंटीग्रल का यूज होता है, इसलिए उनको भी पढ़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब अगर बात करें डिफरेंशियल इक्वेशन कि बच्चों इसमें आपको ज्यादा लेंथी तो नहीं पूछेगा कि हाँ भाई इसका सॉल्यूशन क्या होगा, ये क्या होगा, लेकिन देखने को मिला गया है, कई बार देखने को मिला है कि भाई सब बताओ इंटीग्रेटेड फैक्टर क्या होता है। तो आप सबको पता है इंटीग्रेटेड फैक्टर जो है वो आपको पूछा गया है, और साथ में क्या पूछा गया है कि भाई इसका डिग्री क्या है, डिग्री वाला इंटीग्रेटिव फैक्टर, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार पूछा गया है कि हाँ भाई इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, तो वो भी आपको ध्यान में रखना है, उस पर भी हम क्वेश्चन लाएंगे ताकि आपकी जो है तैयारी कहीं से भी रह ना जाए, तैयारी 100% तैयारी हो। चलिए अब बात करें अगर वेक्टर की, तो बच्चे वेक्टर अगर आपको आता है तभी आप 3D में भी अच्छे कर पाओगे। तो वेक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट माना गया है बच्चों। तो वेक्टर पे आपको ध्यान रखना है, पोजीशन वेक्टर क्या है या वेक्टर टाइप्स कितने हैं, ये सारी चीज ध्यान में रखने हैं ताकि आपका 3D में दिक्कत ना हो। एक क्वेश्चन यहां से भी देखने को मिला है। अब अगर बात करें 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री की, तो बच्चों मैंने बता दिया कि 3D में आपको स्ट्रेट लाइन का भी यूज है, साथ साथ हमारा वेक्टर का भी यूज है। आपने पढ़ा होगा स्ट्रेट लाइन इन प्लेन वगैरह में आपको बहुत सारा यूज किया गया है, प्लेन का, स्ट्रेट लाइन का। तो बच्चों 3D के लिए हमारा बहुत ज्यादा जरूरी है कि वेक्टर हमें आना चाहिए। तो वेक्टर के कॉन्सेप्ट पे बहुत ज्यादा फोकस करना ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो। अब अगर बात करें तो हमारा लास्ट टॉपिक प्रोबेबिलिटी, जो हमारा 12th का पार्ट था, जो मैंने आपको पहले बता दिया बेस थ्योरम के बारे में, या फिर हमारा टोटल प्रोबेबिलिटी के बारे में, या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के बारे में, जो हमारा 12th का पोर्शन है, इस चीज पर कमांड जरूर से जरूर करना, इस पर ही क्वेश्चन आता है। और ये हमारा था आज का लास्ट टॉपिक। और बाकी की तैयारी तो मैं आपको करवाऊंगा ही कि भाई टॉप 25 क्वेश्चन जो भी होगा उस पर आपका जो है कॉन्सेप्ट बेस्ड होगा। हर एक क्वेश्चन का जो आपको कॉन्सेप्ट बताया जाएगा, किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, क्या फॉर्मूला लग रहा है, कैसे लग रहा है, ताकि आप जो है प्रैक्टिस के साथ साथ थ्योरी भी समझ पाओ। और थ्योरी समझ गए इसका मतलब क्या है कि जिन बच्चों ने नहीं भी पढ़ाई करी है उनको भी समझ में आएगा। आप चाहो तो पहले का भी लेक्चर देख लो कि हाँ भाई पहले भी इस तरीके से पढ़ाया गया कि हर एक क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट समझाया गया था, और वही अब भी होगा। पहले जो किया था वही अब करेंगे और उससे बेहतर करेंगे, ताकि आप सभी का सपना पूरा हो सके। आप सभी के सपनों के लिए डिफेंस गुरुजी लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार आप सभी के लिए वीडियो लाया जा रहा है, लगातार आपको नोटिफिकेशन मिलता जा रहा है बच्चों। तो आप सभी डिफेंस गुरुजी के साथ जरूर से जरूर जुड़ना और अपनी तैयारी को 4 चांद लगाना और अपने ड्रीम को जरूर जरूर पूरा करना। तो बच्चों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।